नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भी सियासत धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। भले ही महाराष्ट्र के लिए अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी अभी से मिशन मोड में आ गए हैं। राहुल गांधी अब की बार महाराष्ट्र की सत्ता में कांग्रेस को वापस लाने के लिए चुनाव अभियान की कमान संभाल लिए हैं। लोकसभा चुनाव की तरह ही राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में भी संविधान और जातीय जनगणना को अपना कोर एजेंडा बना चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। आखिरकार राहुल कैसे इन चुनौतियों को पार पाएंगे और कैसे संविधान और जात के फॉर्मूले पर राहुल महाराष्ट्र फतह करने निकले हैं। सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है। राहुल का मिशन महाराष्ट्र, फिर संविधान और कास्ट। बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सीएम फेस और सीट शेयरिंग, राहुल के हाथ सत्ता के स्टेयरिंग। बीजेपी की महानीति, कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती। चुनौती मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे की, चुनौती गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट शेयरिंग की, चुनौती जातीय समीकरण को साधने की और चुनौती बीजेपी की हार्डकोर वाली रणनीति की काट निकालने की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने कई चुनौतियां मुंह बाई खड़ी हैं। पिछले 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस को फिर से सत्ता के केंद्र में लाने का पूरा दारोमदार अब की बार राहुल गांधी के कंधों पर है और राहुल गांधी इसके लिए पूरी तरह तैयार भी। लेकिन राहुल के लिए अभी से एक बड़ी चुनौती सामने आने लगी। वो है गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी में शामिल नेताओं के साथ सामंजस्य बिठाने की। दरअसल राहुल गांधी गुरुवार को महाराष्ट्र के दौरे पर थे। उनके साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे। राहुल के मंच पर एनसीपी शरद के मुखिया शरद पवार भी मौजूद थे। लेकिन महाविकास अघाड़ी के अहम घटक दल शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे नदारद थे। आखिर उद्धव ठाकरे राहुल गांधी और शरद पवार के साथ कार्यक्रम में क्यों नजर नहीं आए? आखिर उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम से दूरी क्यों बना ली? आपको पूरी सियासी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने किस तरह महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार और बीजेपी पर करारा हमला बोला। हर एरिया में आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। जहां भी आप देखोगे सड़क बनती है, भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी। इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। तो जहां भी आप देखोगे आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मोहब्बत की दुकान वाले कार्यकर्ता बब्बर शेर, मैं जानता हूं कि यहां पे आप महाराष्ट्र की सरकार लाने जा रहे हो। अपना खून पसीना देकर महाराष्ट्र की जनता की सरकार, किसानों की सरकार, बेरोजगार युवाओं की, मजदूरों की सरकार, हर वर्ग की सरकार आप लाने जा रहे हो। और अपने इसी चिरपरिचित तल्ख तेवर के साथ राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का आगाज कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी प्रदेश की मौजूदा सरकार पर कम, केंद्र की मोदी सरकार पर ज्यादा हमलावर रहे। लोकसभा चुनाव की तरह ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी संविधान और जातीय जनगणना के मुद्दे को भुनाने में लग गए। आज हिंदुस्तान में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा का युद्ध चल रहा है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी और ये सब महापुरुष
और दूसरी तरफ बीजेपी। हम सोशल प्रोग्रेस चाहते हैं, हम सबको जोड़कर एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा मिले, दलित दलित रहे, पिछड़े लोग पिछड़े रहें, आदिवासी आदिवासी रहें और जो जात का ढांचा है वो वैसा का वैसा रहे। ये हम दोनों के बीच में लड़ाई है। बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए, जहां भी ये अपने लोग डाल सकते हैं वहां ये अपने लोग डाल देते हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हो, लीगल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये मेरिट नहीं देखते हैं। आज हिंदुस्तान में इनकी आंखों में एक ही तरीका का मेरिट है। अगर आप आरएसएस के हो तो मेरिट है, अगर आरएसएस के नहीं हो तो आपके लिए इन संस्थाओं में कोई जगह नहीं। और हर रोज ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करते रहते हैं, कोई ना कोई नया तरीका ये निकालते रहते हैं। पहले ये सारे के सारे लोग कहते थे कि जाति जनगणना के हम खिलाफ हैं, आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां, जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। यानी साफ है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में भी संविधान और जातीय जनगणना को अपने कोर एजेंडे में रखने वाले हैं। लेकिन चुनाव से पहले राहुल के सामने एक बड़ी चुनौती आन पड़ी, वो ये कि गठबंधन के सबसे अहम सहयोगी दल शिवसेना यूबीटी को साधना। ऐसा इसलिए क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। दरअसल सांगली में आयोजित इस कार्यक्रम में शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बताया कि वो व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं आएंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव के वक्त सांगली लोकसभा सीट को लेकर नाराज चल रहे थे। जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सांगली की सीट दे दी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी बनने वाले थे विशाल पाटिल, उन्होंने निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर पर्चा दाखिल किया और लाखों वोटों से ये सीट वहाँ पर जीत ली, जिसके चलते उद्धव ठाकरे के मन में अभी भी मलाल और कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम में न आते हुए वहां पर अपनी नाराजगी पेश कर दी है। बीते लोकसभा चुनाव में सांगली सीट से शिवसेना यूबीटी ने चंद्रहार सुभाष पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं बीजेपी की ओर से संजय काका पाटिल कैंडिडेट थे, लेकिन इन दोनों का खेल निर्दलीय विशाल पाटिल ने बिगाड़ दिया। चूंकि विशाल पाटिल पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन सीट समझौते के तहत सांगली सीट शिवसेना यूबीटी को चलेगी, लिहाजा विशाल पाटिल निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आए थे। सहकार क्षेत्र वाला सांगली जिला दरअसल कांग्रेस का किला माना जाता है। 2014 और 2019 के चुनाव को छोड़ दे तो लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ही लोकसभा में अपना झंडा गाड़ा है। 2024 में ये सीट कांग्रेस के हाथों से चली गई, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार ने ये सीट यहाँ पर जीत ली और चुनाव के बाद ही कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर प्रवेश कर लिया। माना जा रहा है कि इससे उद्धव ठाकरे खासे नाराज हुए थे। हालांकि कुछ ही दिनों बाद उद्धव ठाकरे फिर से एक्टिव हुए तो महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर समीकरण बनाने में जुट गए। मुंबई से दिल्ली तक उद्धव ठाकरे अपने घटक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रणनीति बनाने लगे। बीते 20 अगस्त को ही उद्धव ठाकरे मुंबई में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तब उन्हें कांग्रेस का पटका पहनाया गया था।
उस वक्त ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि एमवीए में उद्धव का क्या कद है, लेकिन सांगली में कांग्रेस के कार्यक्रम में उद्धव का ना होना कई सारे सवाल जरूर खड़ा कर रहा है, वो भी जहां खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। सांगली में पतंगराव कदम के मूर्ति अनावरण समारोह में उद्धव ठाकरे का न पहुंचना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय तो है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उद्धव ठाकरे एमवीए से नाराज हैं या उनके बीच में कोई ऐसी बात चल रही है जिसको लेकर के तलखी बढ़ जाए। सांगली को लेकर के तलखी पहले से ही रही है, क्योंकि वहां विशाल पाटिल के निर्दलीय जीतने के बाद यूबीटी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने वहां उनका साथ नहीं दिया। इसको लेकर के उनके मन में टीस है, क्योंकि वहां यूबीटी का उम्मीदवार हार गया है। बात सिर्फ सांगली सीट को लेकर ही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर तीनों दलों में कई दिनों तक खींचतान हुई, माना जा रहा है कि उस दौरान भी तीनों दलों के मन के मुताबिक कई सीटों पर बात नहीं बनी थी। तब कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस में नाराजगी थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीट लेना चाह रहे थे, जिसमें उनकी चली भी। इंडिया गठबंधन में समझौते के तहत शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में रही। लोकसभा के 48 में से सबसे ज्यादा 21 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी लड़ी। उसके बाद 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जब नतीजा आया तो सारा खेल पलट गया। सबसे ज्यादा 21 सीटों पर लड़ने वाले उद्धव ठाकरे के हिस्से में महज 9 सीटें आईं। वहीं 17 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 13 सीट जीतकर फ्रंट फुट पर आ गई, जबकि 10 में से 8 सीट जीतकर शरद पवार भी अपनी ताकत दिखा चुके थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद को बड़े भाई की भूमिका में प्रोजेक्ट करने वाली है, जिसकी शुरुआत सांगली से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने बड़ी रैली लेकर यहां पर विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के वक्त 17 सीटें लेकर 13 सीट जीत चुकी थी और उसने उद्धव ठाकरे के सामने घुटने वहां पर टेक दिए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी उद्धव के सामने गिड़गिड़ाने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ये शक्ति प्रदर्शन कर साफ कर दिया है कि गठबंधन में वो बड़ा भाई वहां पर रहने वाली है। इधर शिवसेना यूबीटी का कहना है कि ये कांग्रेस का कार्यक्रम था, इसमें उद्धव ठाकरे का होना या फिर ना होना कोई सियासत की बात नहीं, लेकिन इस बहाने शिवसेना शिंदे गुट को हमला करने का मौका जरूर मिल गया। कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का था। उस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेतागण उपस्थित थे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम था, तो उसमें शिवसेना पार्टी का तो कहीं कोई रोल नहीं है। शिवसेना एक अलग पार्टी है, कांग्रेस एक अलग पार्टी है। हम महाविकास आघाड़ी में जरूर हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियां अपने अपने ढंग से कार्यक्रम करती हैं। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का पूर्व नियोजित कार्यक्रम पहले से ही आज था, इसके लिए वो उस कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो हमारे यहाँ कोई मनमुटाव है ही नहीं, कोई मतभेद है ही नहीं। उद्धव ठाकरे जी को कांग्रेस से सहमति चाहिए कि जो महाविकास आघाड़ी है उसका नेतृत्व वो करेंगे, उनके तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे बनेंगे, लेकिन ना कांग्रेस ना शरद पवार गुट इस पर सहमति जता रही है। और आज एक नाराज उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के सांगली के कार्यक्रमों को उन्होंने बहिष्कार किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच किसी भी तरह के खींचतान का असर विधानसभा चुनाव में एमवीए के समीकरण पर पड़ सकता है। अपने कार्यकर्ता, अपने वोटर, अपने स्थानीय नेताओं को ये मैसेज भी देना चाहती है कि वो उनसे जुड़ी हुई है और एक जो नाराजगी सत्यजीत कदम को लेके रही है वो पास कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी में और कोई बड़ी वजह होगी। जो सबसे बड़ी खूबी रही है लोकसभा चुनाव में, चाहे वो सीट बंटवारे को लेके हो, चाहे वह स्थानीय नेताओं की संतुष्टि को लेके हो, बहुत सारी चीज़ें पार्टी के बड़े नेताओं ने, जिस तरह से शरद पवार, उद्धव ठाकरे और इसके साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में एक सामंजस्य बना हुआ था, कहीं विवाद नहीं आए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि लोकसभा के बाद विधानसभा के इस चुनाव में ये मुश्किलें खड़ी होंगी। बहरहाल लोकसभा चुनाव के दौरान भी तीनों दलों के बीच इसी तरह से कई दिनों तक आपसी खींचतान चली थी, लेकिन माना जाता है कि राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद गठबंधन में सब कुछ ठीक हो गया था। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी के सामने विधानसभा चुनाव को लेकर चुनौतियां आने लगी। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी अब इसे कैसे हैंडल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
वहीं राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीएम फेस और सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर लगाने की है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के सबसे अहम घटक दल शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में अब एमवीए और उधर महायुति का क्या समीकरण बनने वाला है, यह रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण? उद्धव ठाकरे होणार का आणखीन कोण होणार? मी आज सगळ्यांसमोर स्वच्छ सांगतो की पृथ्वीराजजी तुम्ही आलात, पवार साहेब तुम्ही आलात, तुम्ही आत्ता तुमच्यापैकी कोणाच्याही मुख्यमंत्री पदाचा जाहीर करा, उद्धव ठाकरेचा त्याला पाठिंबा असेल। महाराष्ट्र में इस वक्त दो गठबंधन के इर्द गिर्द पूरी सियासत घूम रही। एक तरफ जहां बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया की मौजूदगी है। प्रदेश स्तर पर एनडीए को जहां महायुति नाम दिया गया है, वहीं इंडिया को महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए। एनडीए में बीजेपी के साथ शिवसेना और एनसीपी जैसे दो बड़े क्षेत्रीय दलों के अलावा आरपीआई, अठावले, आरएसपी जैसे कुछ छोटे छोटे दल हैं। तो इंडिया में कांग्रेस के साथ शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद जैसे दो बड़े जनाधार वाली क्षेत्रीय पार्टियां तो हैं ही, साथ ही समाजवादी पार्टी और सीपीआई-एम भी एक अहम भूमिका में है। एनडीए यानी महायुति में जहां सीएम फेस और सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई बड़ी सुगबुगाहट नहीं दिख रही है, वहीं इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा चर्चा सीएम फेस को लेकर हो रही। इन सबके बीच पहले शरद पवार और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव में बिना चेहरे का ऐलान किए ही मैदान में उतरेगा। मैंने डिसीजन हो गया है, महाविकास आघाड़ी करके हम लोग सामने जाएंगे। मुख्यमंत्री बाद में, चुनाव के बाद में हम लोग सब बैठेंगे और उसमें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट सब लोग डिसाइड। अजिबात आलेली नाही, त्याचा आत्ता विचार करायचं काही कारण नाही। अनेक वेळा असं घडलं की नेतृत्व कोणी करायचं ही निवडणूक झाल्याच्या नंतर, संख्या असल्याच्या नंतर निर्णय घ्यायचा असतो। आज कशाचा काही फटका नाही, अजून बहुमत आहे, बहुमत मिळेल असं वातावरण आहे, त्याच्याबद्दल शंका नाही, पण त्यासाठी आत्ताच काही मांडणी करण्याची आवश्यकता नाही आहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शरद पवार की ओर से आए इस बयान ने साफ कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी बिना फेस के चुनावी अखाड़े में उतरने वाला, यानी उद्धव ठाकरे के मंसूबे को तगड़ा झटका लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे कई दफा कह चुके हैं कि सीएम फेस को अनाउंस कर ही चुनाव मैदान में उतरा जाए। मुख्यमंत्री कोण होणार आम्ही बघू काय करायचं ते, आम्ही नाही, पण आणखीन पुढचा धोका सांगतो। जो अनुभव आम्ही भाजपच्या युतीत घेतलेला आहे, त्या अनुभवाची पुनरावृत्ती नकोय मला। आम्ही 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष सेना भाजप युती, मग जागा वाटप व्हायचा, मग अशाच बैठका व्हायच्या आणि त्या बैठकांमध्ये जाहीर केलं जायचं की ज्याच्या जागा जास्त येतील त्याचा मुख्यमंत्री। आणि हेच धोरण हे आम्ही एकमेकाच्या पायावरती धोंडे पाडण्यात टाकायचो, कारण तुझ्या जास्त जागा आल्या तर तुझा मुख्यमंत्री होईल, मग तुझी जागा मी पाडणार, माझी जागा तू पाडणार, तो आपली जागा तो पाडणार। मग पाडापाडीच्या राजकारणामध्ये युतीला काय महत्व राहिलं? ज्याच्या जागा जास्त होतील नाही, आधी ठरवा आणि चला पुढे, मला काही हरकत नाही त्याच्यामध्ये, ठरवा आधी। जाहिर है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उद्धव ठाकरे फिलहाल उसी स्थिति में। बीजेपी से बात बिगड़ने के बाद अब उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी में पहले ही सब कुछ क्लियर कर लेना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार ने मानो उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस आपस में सामंजस्य बेहतर बिठा पाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले भी 1.5 साल इन लोगों के साथ सरकार चला चुके हैं और एक दूसरे की राजनीति से वाकिफ हैं। जहां तक सीएम के फेस का सवाल है, तो कांग्रेस और शरद पवार पहले ही इस पर स्पष्ट कर चुके हैं कि वो सीएम के फेस का ऐलान
आफ्टर चुनाव करेंगे। विधानसभा चुनाव में जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जिसके विधायक ज्यादा होंगे, उसकी पार्टी का नेता चुना जाएगा। अब यह भी हो सकता है कि 2.5 साल के लिए नेता चुन लिए जाएं, लेकिन सीएम फेस के ऐलान की बात है तो सीएम फेस को लेकर के जो उद्धव ठाकरे के मन में था वो उन्होंने एक सभा में कह भी दिया कि सीएम चाहे जिसको घोषित करो, वो राज्य से भाजपा को हटाना चाहते हैं। सीएम फेस की लड़ाई एनडीए यानी महायुति में भी है। इधर भी कोई पत्ते खोलने को तैयार नहीं। मौजूदा वक्त में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी के कद्दावर चेहरा है। शिवसेना के साथ गठबंधन में रहकर फडणवीस सरकार चला चुके हैं। वहीं अजित पवार भी कई मौके पर अपनी दावेदारी पुख्ता करने की कोशिश कर चुके हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि महायुति की ओर से सीएम कौन बनेगा तो उन्होंने ये कहकर सस्पेंस और बढ़ा दिया कि इसका फैसला चुनाव बाद महायुति के सभी विधायक मिलकर करेंगे। अगर आपकी पार्टी जीतती है, मतलब अगर गठबंधन जीता है, तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे? महायुति का बनेगा। कौन बनेगा? महायुति के हम सब विधायक एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे किसको बनाना है। तो अभी तक बात नहीं हुई है? अभी बात करने की जरूरत ही नहीं, खाली महायुति का चीफ मिनिस्टर बनाने का तय हुआ है और ज्यादा से ज्यादा सीटें महायुति की कैसे आएंगी ये कोशिश पूरी जोर से चालू है। हालांकि न सिर्फ सीएम फेस बल्कि सीट बंटवारे पर भी दोनों गठबंधन में पशपेश हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक माथापच्ची जारी है। अभी तक किसी भी तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। इस बीच महाविकास अघाड़ी की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि वो सभी 288 सीटों की समीक्षा कर रहे हैं और जल्द एमवीए की बैठक कर सीट शेयरिंग पर समझौता फाइनल कर लेंगे। महाविकास आघाड़ी की जब मीटिंग होगी तो उसमें सीट शेयरिंग होगा, उसमें ये सब डिसाइड होगा। हम 288 जगहों का रिव्यू कर रहे हैं, जिसे महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचारी और कमीशन खोर जो सरकार है और महाराष्ट्र की प्रतिमा रोज खराब कर रही है, सरकार को सत्ता से बाहर करना यही कांग्रेस का मूल उद्देश्य है। और जो भी हमारे अलायंस है, जहां वो हमारा अलायंस लड़ेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। चुनाव मतलब